th एक लाल जेड स्टोन। दिल्ली के एक गरीब इलाके के एक घर में एक लड़का अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है, विराट और पार्थ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है, सिस्टम इंस्टॉल्ड, अपडेट इन प्रोसेस। 1%, 59%, 100% सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल। ये आवाज़ सुनते ही वो आसपास देखने लगता है। उसे याद आता है कि यह उसका पुराना कमरा है जिनमें वो इमॉर्टल वर्ल्ड जाने से पहले रहता था। उसके पिछले जीवन में उसने एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पिटवा कर नदी में फेंकवा दिया था। लेकिन उसका आत्मा इमॉर्टल वर्ल्ड में चला गया। साथ ही एक सिस्टम भी मिला था। वो अपने देवता बनने के परीक्षा पार कर चुका था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मार दिया। लेकिन सिस्टम ने उसे अब वापस समय में पिछेला दिया है कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता। आकाश, बेटा सुबह हो गई। ये आवाज़ सुनते ही आकाश बाहर चला जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटा तू ठीक तो है ना? आकाश जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस बुरा सपना देख लिया था। फिर आकाश अपने कमरे में चला जाता है और अपने शरीर को सिस्टम को स्कैन करने को कहता है। सिस्टम बताता है, आपका शरीर करोड़ों में एक है। आप 3 प्रकार की साधना एक साथ कर सकते हैं, आत्मा साधना, शारीरिक साधना और स्पिरिचुअल साधना। सिस्टम के नोटिफिकेशन के बाद आकाश घर से बाहर एक झील के किनारे चला जाता है और साधना करने के लिए तकनीक सोचने लगता है और अपने शरीर को निरीक्षण करता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने पहले ही एक तकनीक की साधना की है, जिसे देखकर आकाश हैरान हो जाता है, क्योंकि इस तकनीक को केवल माँ के गर्भ से ही सीखा जा सकता था। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसने यह कैसे सीख लिया। शायद यह मेरे रिबॉर्न के कारण होगा। इसके बाद आकाश अपने सिस्टम को स्टेट्स दिखाने को बोलता है। होस्ट आकाश सिंह, उम्र -19, साधना तकनीक स्टार मंत्रा, एक्सपीरियंस पॉइंट 10 लाख बटा 90,000, एक एक्सपीरियंस पॉइंट पर सेकंड। जब आकाश नोटिफिकेशन को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक्सपीरियंस पॉइंट उसे रिबॉर्न होने की वजह से मिला है। उसके बाद आकाश सिस्टम से लेवल अप करने को बोलता है। QI रिफाइनिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 9। आपने सक्सेसफुल लेवल अप कर लिया है, इसलिए सिस्टम आपको इस दुनिया के बिजनेस एवं कंप्यूटर तकनीक का सारा ज्ञान देता है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम पर, सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। QI रिफाइनिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 9। आपने सक्सेसफुल लेवल अप कर लिया है, इसलिए सिस्टम आपको इस दुनिया के बिजनेस एवं कंप्यूटर तकनीक का सारा ज्ञान देता है। अब आगे आकाश के दिमाग में काफ़ी दर्द होता है। कुछ समय बाद दर्द कम होने लगता है। फिर आकाश सोचता है कि मुझे साधना के लिए और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसके माता पिता फल बेचते थे। फिर आकाश अपने जेब से फ़ोन निकालकर अपना बैंक डिटेल्स देखने लगता है। उसे पता चलता है कि उनके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये है। फिर आकाश जेड मार्केट जाने का सोचता है और ऑटो में बैठकर निकल जाता है। जेड मार्केट पहुंचकर आकाश देखता है कि वहाँ लोगों को दुकान लगाए देखता है। आकाश एक दुकान में चला जाता है और अपने आँखों से पत्थरों को स्कैन करने लगता है कि तभी उसके पास कोई आ जाता है और बोलता है, बच्चे तुम्हें ये पत्थर खरीदना चाहिए। आवाज़ सुनकर आकाश उस ओर देखता तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तभी लोग बोलने लगते हैं, ये तो मिस्टर कपूर है। जब आकाश उस पत्थर की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह जेड स्टोन है, लेकिन निचले लेवल की। आकाश उन्हें कहता है, शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर आकाश वहाँ से जाने लगता है कि तभी वह देखता है एक बूढ़ा आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसके बॉडीगार्ड उसे घेर कर खड़े हुए हैं। तभी एक आदमी आता है और उस आदमी को चेक करने लगता है और कहता है, इन्हें बचाया नहीं जा सकता। आकाश वहां जाकर उस आदमी को चेक करने लगता है कि वह आदमी बोलता है, इनसे दूर रहो, मैंने इन्हें चेक कर लिया है, इन्हें बचाया नहीं जा सकता। तभी आकाश बोलता है, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? यह सुनते ही डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है, बच्चे तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में पता ही कितना है, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतना मुझे इलाज करते हो गया। आकाश बोलता है, इन्हें बचाया जा सकता है। यह सुनकर डॉक्टर हंसने लगता है कि तभी आकाश सिस्टम से सिल्वर निगल खरीदने को कहता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, सिल्वर निगल 5,000 एक्सपीरियंस पॉइंट। क्या आप सिल्वर निडल खरीदना चाहते हैं, हाँ या नहीं? आकाश हाँ कहता है और सिस्टम के स्पेस में सिल्वर निडल आ जाता है। 46,599 बटा 1,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट बचे। फिर आकाश सिल्वर निडल को उस आदमी के एक्यूपंक्चर पॉइंट पर चुभाने लगता है, जिसे देखकर वह डॉक्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि यह तकनीक प्राचीन समय में उपयोग की जाती थी। कुछ समय बाद उस बूढ़े आदमी को होश आने लगता है, जिसे देखकर आकाश वहां से जाने लगता है। कुछ समय बाद लोगों को होश आता है कि एक बच्चे ने किसी की जान बचाई है। उसके बाद वह आदमी अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, वह लड़का कहाँ गया? फिर बॉडीगार्ड आकाश को ठुठने लगते हैं। इधर आकाश एक दुकान में जेड देखता है। उसे पता चलता है कि यह एक लाल जेड स्टोन है, जिसके बाद आकाश उस जेड को 4,000 रुपये में खरीद लेता है और कटवाने को चला जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लाल जेड स्टोन मिलने का चांस लाखों में एक होता है। फिर
लोग आकाश से कहने लगते हैं मैं इसके 30 करोड़ दूंगा, मैं इसके 50 करोड़ दूंगा। तभी एक आवाज़ आती है मैं इसके 100 करोड़ दूंगा। तभी आकाश उस आवाज़ की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह वही बुरा आदमी जिसकी जान उसने बचाई थी। फिर आकाश उस जेड स्टोन को उस आदमी को बेच देता है, लेकिन वह आदमी आकाश के अकाउंट में 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ देता है, जिसे देखकर आकाश बोलता है आपने मुझे 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ क्यों दिए है। तभी वह आदमी बोलता है मेरा नाम विक्रम चौहान है, यह पैसे मैंने तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए दिया है। तो आकाश बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूं। कि तभी विक्रम जी बोलते हैं क्या तुम मुझे पूरी तरह ठीक कर सकते हो। आकाश जवाब देता है आपकी चोट बहुत पुरानी है, शायद यह आपको किसी जंग में लगी होगी। हाँ तुमने सही सोचा, यह चोट मुझे एक आर्मी मिशन में लगी थी, उसके बाद मैंने रिटायर लेकर अपनी फैमिली बिजनेस संभालने लगा। मैं आपका इलाज तो कर सकता हूँ पर मुझे एक मदद चाहिए। तो आकाश को विक्रम चौहान से क्या मदद चाहिए। CH2 मिशन। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि आकाश विक्रम चौहान से मदद मांगता है, अब आगे जिसे सुनकर विक्रम जी बोलते हैं तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए। आकाश बोलता है हमें कहीं और जाकर बात करनी चाहिए। विक्रम जी बोलते हैं ठीक, हम किसी रेस्टोरेंट में बात करते हैं। फिर सभी लोग पास के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। विक्रम जी बोलते हैं तो तुम्हें कौन सी मदद चाहिए। आकाश बोलता है आपकी औषधियों की कंपनी है, मुझे एक कंपनी खड़ी करनी है जिसके लिए मुझे औषधियों की जरूरत है। जिस पर विक्रम जी कहते हैं तुम किसी प्रकार की कंपनी बनाने वाले हो। आकाश कहता है मैं ब्यूटी क्रीम बनाऊंगा, आपने मेरी मेडिकल स्किल्स तो देख ही ली है। जिस पर विक्रम जी कुछ सोचने के बाद हाँ कह देते हैं ठीक है तुम मुझे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए बता देना। यह सुनकर आकाश के होठों में हल्की सी स्माइल आ जाती है जिसे वो जल्द ही छिपा लेता है। उसके बाद विक्रम जी आकाश से कहते हैं तुम मेरा इलाज कब करोगे। जिस पर आकाश उन्हें कहता है आपका इलाज मैं 1 हफ्ते बाद करूँगा। जिसे सुनकर विक्रम जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम 1 हफ्ते बाद मेरे घर आ जाना। फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। तब विक्रम जी कहते हैं हमने इतनी सारी बातें कर ली लेकिन तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मेरा नाम आकाश सिंह है। जिसे सुनकर विक्रम जी कुछ सोचने लगते हैं। फिर आकाश वहां से जाने को कहता है, तभी विक्रम जी को होश आता है। वो कहते हैं मेरा ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ देगा। जिस पर आकाश उन्हें मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। आकाश के जाने के बाद विक्रम जी किसी को फोन कर आकाश के बारे में जानकारी निकलने को कहते हैं। आकाश वहां से निकलकर घर चला जाता है। घर पहुंचने पर उसकी माँ और पापा उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं बेटा आज तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आकाश को पता था कि उसके माता पिता यही कहेंगे क्योंकि वो अब साधना करने की वजह से उसकी हाइट बढ़ गई थी, साथ ही वो अब ज़्यादा हैंडसम हो गया है। आकाश जवाब देता है वो मैंने आज चश्मा नहीं लगाया ना, इसलिए आपको मैं बदला बदला सा लग रहा हूँ। जिस पर उसके माता पिता को ध्यान आता है कि आकाश ने आज चश्मा नहीं पहना है। पर बेटा तुमने चश्मा क्यों नहीं पहना है। आकाश कहता है मेरी आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। आकाश अपने माता पिता से कुछ देर बातें करता है और अपने कमरे में चला जाता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन चेक करता है जो उसे जेड स्टोन बेचने वक्त आया था। मिशन 1 साल $100 बिलियन की कंपनी बनाए, इनाम 2 लेवल अप, सजा आपका 2 लेवल कम हो जाएगा। जिसे देखकर आकाश सोचता है सबसे पहले मुझे एक काबिल मैनेजर खोजना होगा। आकाश सिस्टम से सबसे अच्छे मैनेजर को खोजने को कहता है। सिस्टम कुछ ही समय में एक लड़की का प्रोफाइल दिखता है जो कि बहुत सुंदर थी। नाम किंजल, उम्र 22 साल, पढ़ाई बिजनेस मैनेजमेंट। इसने पिछले साल बेस्ट मैनेजर का अवार्ड जीता था। इसके पुराने बॉस ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, इसलिए इसने उस कंपनी को छोड़ दिया। जिसे पाने के बाद आकाश उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर उसे फ़ोन करता है। कुछ रिंग के बाद दूसरे ओर से एक मधुर आवाज़ आती है। हेलो। आकाश तुरंत बोलता मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है, अगर तू इंटरेस्टेड हो तो हम कल शाम 5 बजे दिल्ली के सैलजा रेस्टोरेंट में मिलते हैं। इतना कहकर आकाश फ़ोन काट देता है। फ़ोन कटने की आवाज़ सुनकर किंजल हैरान रह जाती है। तभी उसकी दोस्त आवाज़ देती है किसका फ़ोन था। किंजल बोलती है निधि, कोई मुझे अपना मैनेजर बनाना चाहता है। जिसे सुनकर निधि हंसने लगती है। तुझे कई बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर आ रहे हैं पर तूने क्या सोचा। किंजल जवाब देती हैं मैं कल उससे मिलने जाऊंगी, देखे ये आदमी है कौन। वहीं दूसरी ओर आकाश मन ही मन सोच रहा था कि किंजल कल जरूर आएगी क्योंकि आकाश ने जिस लहजे में बात की थी उससे किंजल को उससे मिलने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुछ समय बाद सभी खाना खाने बैठते हैं तो आकाश के पापा उससे पूछते हैं बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। आकाश जवाब देता है ठीक चल रही है। जिसके बाद सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं और आकाश अपने कमरे में जाकर साधना करने लगता है। अगली सुबह आकाश तैयार होकर स्कूल चला जाता है। तो आगे स्कूल में आकाश के साथ क्या होता है। CH3 किंजल से मुलाकात। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि आकाश स्कूल जाने को निकल जाता है। अब आगे आकाश का स्कूल दिल्ली के सबसे बड़े स्कूलों में से एक था, इंडियन स्कूल। इस स्कूल में सिर्फ अमीर खानदानों के बच्चे पढ़ते थे। आकाश को यहाँ एडमिशन उसके अच्छे ग्रेड के कारण मिला था। आकाश स्कूल के अंदर जाकर अपने क्लास में चला जाता है।
और अपने बेंच में बैठ जाता है कि तभी एक लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे आकाश भाई, तुम आज कुछ ज़्यादा लंबे दिख रहे हो। आकाश उस आवाज़ की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह अभय होता है, जो आकाश का सबसे अच्छा दोस्त था। आकाश इस जीवन में दोस्ती पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अभय ने उसके बुरे वक्त में बहुत मदद की थी। आकाश को याद था कि जब वह स्कूल में आया था तो बच्चे उसे परेशान करते थे क्योंकि वह गरीब था, तो अभय ने उसे बचाया था और बच्चों को उससे दूर रहने को कहा था। आकाश कहता है, नहीं यार, तूने मुझे कुछ दिनों से नहीं देखा है, इसलिए तुझे मैं अलग लग रहा हूँ। जिस पर अभय हाँ कहता है और दोनों बजे करने लगते हैं कि तभी टीचर क्लास में आते हैं और सभी का अटेंडेंट लेने के बाद बोलते हैं, आप सभी का बोर्ड एग्जाम अगले महीने से चालू हो रहा है, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर टीचर पढ़ाने लगते हैं। जल्द ही सभी क्लासेस खत्म हो जाती है और सभी बच्चे घर जाने लगते हैं। तो अभय आकाश से कहता है, कल शाम सभी बच्चों ने पिकनिक का प्लान रखा है, तुम्हें आना होगा। जिस पर आकाश हाँ कह देता है और फिर आकाश वहां से किंजल से मिलने शैलजा रेस्टोरेंट की ओर जाने लगता है। रेस्टोरेंट में पहुंच कर एक टेबल पर किंजल का इंतजार करता है। कुछ समय बाद आकाश को एक फ़ोन कॉल आती है। आकाश फ़ोन उठाकर हेलो कहता है कि दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, मैं रेस्टोरेंट आ गई हूँ, तुम कहाँ हो। आकाश किंजल को टेबल नंबर बताता है और किंजल आकाश के पास चली जाती है, लेकिन आकाश को देखकर किंजल हैरान रह जाती है क्योंकि आकाश बहुत हैंडसम था। किंजल उसे देखती ही रह जाती है। आकाश कहता है, तुम कहाँ खो गई। जिस पर किंजल जवाब देती है, कहीं तो नहीं। फिर दोनों बैठ जाते हैं। फिर आकाश बोलता है, मैं एक कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ। तो किंजल बोलती है, किस प्रकार की कंपनी। आकाश दो छोटी डिब्बी निकलता है और टेबल पर रख देता है। इसमें से एक ब्यूटी क्रीम है और दूसरा चोट का निशान मिटाने वाली क्रीम है। जिसे सुनकर किंजल बोलती है, मार्केट में कई ब्यूटी क्रीम है, तो ऐसे में तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जिस पर आकाश कहता है, तुम इसे यूज करके तो देखो, फिर कहना। जिस पर किंजल अपने एक हाथ में ब्यूटी क्रीम लगती है और कुछ समय बाद जब हाथ धोती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसका एक हाथ ज़्यादा गोरा दिखाई दे रहा था। जिसे देखकर किंजल आकाश से कहती हैं, ये क्रीम तो अद्भुत है, अगर यह मार्केट में आ जाएगी तो तहलका मचा देगी। फिर आकाश किंजल के तरफ 2 कागज बढ़ाता है और कहता है, यह दोनों क्रीम का नुस्खा है। जिसे देखकर किंजल कहती है, लेकिन हमें कंपनी बनाने के लिए पैसे और जड़ी बूटी की ज़रूरत होगी। जिस पर आकाश एक चेक बढ़ाता हुआ कहता है, ये 100 करोड़ का चेक है और रही जड़ी बूटी की बात तो वो हमें चौहान कॉर्पोरेशन से मिल जाएगी। जिसे सुनकर किंजल कहती है, लेकिन चौहान कॉर्पोरेशन से आपकी बात कब हुई। हम दोनों को इस रविवार चौहान विला जाना है, तुम तैयार रहना। फिर किंजल कहती हैं, लेकिन बॉस हमें कंपनी कहाँ बनानी चाहिए, मुंबई में, पर क्यों। जिस पर आकाश कहता है, क्योंकि मैं कॉलेज मुंबई में करूँगा। जिसे सुनकर किंजल चौंक जाती है और कहती है, मतलब आप अभी भी स्कूल में है। जिस पर आकाश हाँ कहता है, मैं इस हफ्ते में कंपनी रजिस्टर करवा दूंगी, लेकिन हमें बिल्डिंग देखनी होगी और फैक्ट्री लगानी होगी। जिस पर आकाश कहता है, मैं तुम्हें कंपनी के 10% से और कोई निर्णय लेने का अधिकार देता हूं। जिसे सुनकर किंजल खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि कंपनी बहुत जल्द ही ब्यूटी मार्केट में अपना बना लेगी। फिर दोनों कुछ देर और कंपनी के बारे में बातें करते हैं और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। आकाश रेस्टोरेंट से घर जाने को निकल जाता है। आकाश घर पहुंचकर सोचने लगता है कि उसे कल पिकनिक में जाना चाहिए या नहीं। फिर आकाश कुछ सोचकर जाने का फैसला करता है। तभी उनकी मां माधवी उसे खाना खाने के लिए आवाज़ देती है। आकाश खाना खाने चला जाता है। तभी उसके पापा बोलते, बेटा तुम आगे की पढ़ाई कहाँ करोगे। जिस पर आकाश कहता है, मुंबई यूनिवर्सिटी में। जिस पर आकाश के पिता हाँ कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि आकाश का एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में जरूर हो जाएगा, क्योंकि आकाश बहुत होशियार बच्चा था। दोनों की बात सुनकर माधवी कहती है, सुनील आप कहाँ की बात लेकर बैठ गए, अभी आकाश के कॉलेज जाने में वक्त है। जिसे सुनकर सुनील कहते हैं, लेकिन आकाश के पढ़ाई के लिए पैसे तो जोड़ने होंगे। जिस पर माधवी कहती है, हाँ आपने सही कहा, आकाश की पढ़ाई के लिए हमें पैसे तो जोड़ने पड़ेंगे। जिसे सुनकर आकाश कहता है, मैंने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था जिससे मेरी आगे की पढ़ाई हो जाएगी। आकाश उन्हें यह नहीं बताता कि उसके पास 200 करोड़ रुपए है। जिसे सुनकर उसके माता पिता खुश हो जाता है। फिर खाना खा लेते हैं तो आकाश अपने कमरे में चला जाता है और अपना सामान देखने लगता है कि तभी उसके सूटकेस से एक चाबी गिरता है। जिसे देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आता है। चाबी को देखकर आकाश को गुस्सा क्यों आया। CH4 हीलिंग पिल बनाना। अब तक आपने पढ़ा कि चाबी को देखकर आकाश को गुस्सा आ जाता है। अब आगे आकाश को याद आता है कि कैसे उसके असली माता पिता ने अपनी जान बचाने के लिए उसे गिरते म्यूजियम में मरने को छोड़ दिया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। जिसे याद कर उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसे याद था सुमित ने उसे बचाया था और अपने घर ले आया था। सुमित और माधवी के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने आकाश को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने आकाश के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उन्हें अपने असली माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। उन दोनों ने आकाश को अपने बच्चे की तरह पाला था। वहीं दूसरी ओर चौहान विला में विक्रम जी के हाथ में एक कागज था जिसमें आकाश के बारे में जानकारी थी। उसमें उन्हें
पता चला कि आकाश को अडॉप्ट किया गया है, जिसे देखकर उनके होठों में स्माइल आ जाती है। तभी उनका बेटा कुणाल बोलता है, आप क्या देख रहे हैं? जिसे सुनकर विक्रम जी अपने बेटे की तरफ कागज बढ़ाता है, जिसमें फोटो को देखकर कुणाल जी अपने पिता से कहता है, ये तो मेरे दोस्त की जवानी का फोटो है। जिस पर विक्रम जी उसे पढ़ने को कहते तो कुणाल शॉक हो जाता है, ये तो मेरे दोस्त के बेटे का नाम है ना, जो 14 साल पहले मर चुका था। जिस पर विक्रम जी कहते हैं, यह वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन इसकी शक्ल तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त से मिलती है। जिस पर विक्रम जी कहते हैं, यह तुम्हारे दोस्त का बेटा हो सकता है, क्योंकि इसे 14 साल पहले सुमित सिंह और माधवी सिंह ने अडॉप्ट किया था। जिसे सुनकर कुणाल जी खुश हो जाते हैं। मैं तुरंत सुनील और गीता को फ़ोन करता हूँ, वो लोग यह सुनकर बहुत खुश होंगे। जब वह हादसा हुआ था तो दोनों बहुत दुखी हुए थे। भाभी के आंखों से तो रो रो कर खून निकल गया था। वो 2 दिन तक वहाँ रोती रही, जिसके कारण उनका तबीयत तक खराब हो गया था। जिसे सुनकर विक्रम जी की पत्नी सीता जी कहती हैं, पहले हमें पक्का कर लेना चाहिए कि आकाश उन दोनों का ही बेटा है या नहीं। हमें उन्हें पहले ही नई आशा नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो दोनों फिर से दुखी हो जाएंगे। जिस पर कुणाल की पत्नी सुमन कहती हैं, पिताजी हम कैसे पता लगाएंगे कि आकाश सुनील और गीता का बेटा है? विक्रम जी कहते हैं, वो सब मुझ पर छोड़ दो, वैसे आकाश मेरा इलाज करने इस रविवार को आ रहा है। जिसे सुनकर कुणाल जी कहते हैं, आकाश की उम्र भले ही कम है, लेकिन उसकी मेडिकल स्किल बहुत अच्छी है। जिस पर विक्रम जी कहते हैं, और उसने मुझसे एक बिजनेस डील की बात की है। पापा, कौन सी बिजनेस डील? आकाश एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी खोलना चाहता है, जिसके लिए उसे जड़ी बूटियों की जरूरत है, जिसकी बात आकाश हमसे मेरे इलाज करने के दिन करेगा। कुणाल जी कहते हैं, ठीक है, उसी दिन हमें पता चल जाएगा कि आकाश सुनील और गीता का बेटा है या नहीं। दूसरी ओर आकाश शांत होकर अपने सिस्टम स्पेस से कुछ जड़ी बूटी निकालता है, जिसे उसने घर आने से पहले खरीदा था, और हाथ में आग जलाकर पिल्स बनाने लगता है। यह पिल आकाश विक्रम जी के इलाज के लिए बना रहा था, क्योंकि विक्रम जी की चोट गहरी थी, जिसे सिर्फ हीलिंग पिल से ठीक किया जा सकता था। आकाश पिल बनाने के बाद जेद ताबिज बनाने लगता है। ताबिज बनाते बनाते आकाश को सुबह हो जाती है। आकाश को ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके ऑरा के कारण उसे थकान नहीं होती है। आकाश कुछ देर बाद घर से बाहर चला जाता है और एक मॉल में जाकर कपड़ा देखने लगता है और कुछ कपड़े पसंद कर बिलिंग काउंटर में चला जाता है कि तभी उस मॉल में एक लड़का और लड़की आते और आकाश को देखकर उसके पास जाकर कहने लगते हैं, अरे फटीचर, तू यहाँ क्या कर रहा है? आकाश आवाज की ओर देखता है। उन दोनों को देखकर आकाश की आंखें लाल हो जाती है। ये दोनों वही होते हैं जिसके कारण उसकी मौत पिछले जीवन में हुई थी, ऋषभ और रुचि। फिर आकाश उन दोनों से कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? इतना कह के आकाश काउंट में जाकर बिलिंग कर देता है। ऋषभ को आकाश का यूं इग्नोर करना पसंद नहीं आता और वह आकाश को पिटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गार्ड आकर उसे रोक देते हैं और आकाश वहां से बाहर आकर सिस्टम से कहता है, मुझे ऋषभ के पापा की कंपनी के सारे काले कारनामे चाहिए। सिस्टम आकाश के 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट काट लेता है और ऋषभ के पापा के कंपनी के सारे काले कारनामे दे देता है। फिर आकाश पास के कंप्यूटर सेंटर में जाकर वो सब इंटरनेट में डाल देता है और फिर शाम को पिकनिक को निकल जाता है। आकाश पिकनिक के जगह पहुंचकर देखता है कि सभी लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। अभय आकाश को देखकर बोलता है, अरे भाई, कितना टाइम लगा दिया तूने? जिस पर आकाश सभी से माफी मांगता है और फिर सभी बच्चे नदी किनारे बैठकर आग जलाते हैं और अपनी अपनी पुराने बातें करने लगते हैं कि तभी एक बच्चा बोलता है, चलो ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। फिर सभी बच्चे ट्रुथ और डेयर खेलने लगते हैं। गाना बजने पर सभी पिलो पास करने लगते हैं। जब पिलो माही के हाथ में आता है तो गाना बंद हो जाता है, तो सभी की नज़रें माही पर चली जाती है। तभी सब बोलते हैं ट्रुथ या डेयर। तभी माही ट्रुथ लेती है तो एक लड़का पूछता है, माही तुम किस लड़के से प्यार करती हो? जिसे सुन सभी लड़कों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माही सभी लड़कों की क्रश थी। तभी माही जवाब देती है। क्या जवाब देगी माही? CH5 माही की जान खतरे में। अब तक आपने पढ़ा कि आकाश और सभी बच्चे ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे कि एक लड़का माही से पूछता है, तुम किसको पसंद करती हो? अब आगे माही जवाब देती है, मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करती। जिसे सुनकर सभी लड़के खुश हो जाते हैं। फिर ऐसे ही खेल चलता रहता है, कोई ट्रुथ लेता है तो कोई डेयर की। तभी अभय पिलो पकड़ लेता है और गाना खत्म होने के वक्त आकाश की ओर फेंक देता है। सभी लोग आकाश से कहते हैं, ट्रुथ या डेयर? आकाश ट्रुथ बोलता है कि तभी अभय पूछता है, तुम्हारी क्रश कौन है? अभय को पता था कि आकाश माही को पसंद करता है, लेकिन आकाश के जवाब से अभय चौंक जाता है। आकाश कहता है, मेरी कोई क्रश नहीं है। जिस पर अभय आकाश के कानों में कहता है, भाई तू तो माही को पसंद करता था ना, फिर झूठ क्यों बोल रहा है? आकाश भी अभय के कानों में कहता है, मुझे माही पहले पसंद थी पर अब नहीं है। आकाश कोई माही पिछले जन्म में पसंद थी, पर उस लड़की के कारण मरने के बाद आकाश ने इमॉर्टल वर्ल्ड में भी किसी से शादी नहीं की। अभय का मोह आकाश की बातों को सुनकर खुला का खुला रह गया, जिसके बाद सभी लड़के बारबेक्यू करने लगे कि तभी किसी की नदी में
गिरने की आवाज आई जिसे सुनकर सभी नदी की तरफ देखने लगे कि एक लड़की नदी में गिर गई है कि तभी सभी ने देखा कि एक लड़का उस लड़की को बचाने नदी में कूद गया। वो लड़का आकाश होता है। जब उसने किसी को पानी में गिरते देखा तो आकाश उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। आकाश ने उस लड़की को पकड़ लिया लेकिन पानी की बहाव ज्यादा होने के कारण दोनों बहने लगे, लेकिन आकाश ने अपने QI का उपयोग करके दोनों को किनारे ला लिया। फिर दोनों नदी से बाहर निकल गए तो आकाश को पता चला कि वह लड़की माही है। फिर माही ने आकाश को शुक्रिया कहा। माही को पानी में भीगने के कारण ठंड लगने लगी थी, जिस पर आकाश पास से लकड़ी लाकर आग जलाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। आकाश और माही एक ही क्लास में पढ़ते थे लेकिन दोनों में बहुत कम बात होती थी। आकाश माही से पूछता है, वैसे तुम कॉलेज कहाँ करोगी? जिस पर माही कहती है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूंगी। कुछ समय बाद सभी लोग उन दोनों को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और उन दोनों को ठीक देख चैन की सांस लेते हैं। आकाश अभय के पास जाकर उससे बात करने लगता है लेकिन माही चोरी छुप के आकाश को ही देख रही थी। पता नहीं लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ समय बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। माही अपने घर आकर भी आकाश के बारे में सोचती सोचती सो जाती है। पलक झपकते ही रविवार आ जाता है। आकाश किंजल को फोन करके बुलाता है और दोनों किंजल के कार में बैठकर चौहान विला को निकल जाते हैं और वहां जाकर वो विक्रम जी और उनके परिवार से मिलता है। लेकिन आकाश वहां एक और आदमी को देखकर चौंक जाता है। यह वही डॉक्टर था जिसने विक्रम जी को नहीं बचने की बात की थी, जिसे देखकर आकाश विक्रम जी से कहता, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर वह डॉक्टर कहता है, मैंने तुम्हारी मेडिकल स्किल उस दिन देखी थी लेकिन मेरे बात करने से पहले तुम वहां से चले गए थे। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत से मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा पता लगवाया लेकिन तुम्हारा पता नहीं लगा। आकाश कहता है, वो मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, वैसे मेरा नाम मंजीत है, मैं मुंबई के सिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। वैसे तुम्हारी मेडिकल स्किल बहुत अच्छी, क्या तुम वहाँ लोगों का इलाज करोगे? तभी आकाश के सिस्टम से आवाज आती है, डिंग सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर बने, इनाम इंस्टेंट लेवल अप। जिसे सुनकर आकाश मंजीत को कहता है, मैं आपके हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजीत पूछता है, कैसी शर्त? आकाश कहता है, आप मेरी पहचान किसी को नहीं बताओगे और मैं इलाज करते समय मास्क लगाए रहूंगा और मैं महीने में सिर्फ 4 दिन ही हॉस्पिटल आ सकता हूं। जिस पर मंजीत कुछ सोचकर हाँ कह देता है और पूछता है, वैसे तुम हॉस्पिटल कब आओगे? आकाश कहता है, 2 महीने बाद। वही उन दोनों की बात सुनकर किंजल हैरान रह जाती है। उसने नहीं सोचा था कि उसका नया बॉस इतनी कम उम्र में डॉक्टर होगा। फिर आकाश विक्रम जी से किंजल को मिलता है। यह मेरी मैनेजर है किंजल। उन सभी को गुड मॉर्निंग कहती है। किंजल को देखकर कुणाल जी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले साल किंजल को अपना मैनेजर बनने का ऑफर दिया था लेकिन किंजल ने मना कर दिया था। लेकिन किंजल को आकाश के साथ देखकर हैरान हो गए। फिर आकाश विक्रम जी से कहता है, चलिए मैं आपका इलाज कर देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। आकाश और विक्रम जी एक कमरे में जाने लगते हैं कि डॉक्टर मंजीत भी आकाश इलाज करते हुए देखने के लिए कहते हैं, जिस पर आकाश उन्हें हाँ कह देता है। फिर तीनों कमरे में चले जाते हैं और आकाश हीलिंग पिल को विक्रम जी को खिला देता है और उनके एक्यूपंक्चर पॉइंट पर सिल्वर निडल चुभाता है, जिससे पिल की आधी ऊर्जा उनके शरीर में संग्रहित हो जाता है क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान का शरीर पिल की सारी ऊर्जा को सह नहीं सकता है। कुछ समय बाद विक्रम जी के चेहरे की झुर्रियां कम हो जाती है और वो पहले से जवान दिखने लगते हैं। ये देखकर मंजीत हैरान रह जाता है। फिर तीनों हॉल में आ जाते हैं। विक्रम जी को देखकर उनके परिवार की हालत कैसी होगी। CH6 आकाश की असलियत विक्रम जी के परिवार को पता चलना। अब तक आपने पढ़ा कि आकाश विक्रम जी को हीलिंग पिल खिलाता है जिससे विक्रम जी पहले से जवान दिखने लगते हैं। अब आगे विक्रम जी, आकाश और डॉक्टर मंजीत कमरे से बाहर आते हैं तो सभी लोगों की नजरें विक्रम जी पर पड़ती है, जिसे देखकर सीता जी कहती है, आप पहले से जवान दिख रहे हैं। विक्रम जी यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं। फिर सभी लोग सोफे में बैठकर बातें करने लगते हैं कि तभी बाहर से एक लड़की आती है। जब वो लड़की आकाश को देखती है तो उसके पास जाकर पूछती है, आकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश आवाज की ओर देखता है तो बोलता है, माही मैं यहाँ विक्रम जी का इलाज करने आया था। हो वो लड़की कोई और नहीं माही होती है। जिसे सुनकर माही हैरान हो जाती है, तो तुम वो डॉक्टर हो जिसकी बात दादाजी करते थे, पर तुमने मेडिकल स्किल कब सीखी? आकाश कहता है, तो तुम विक्रम जी की पोती हो। तभी विक्रम जी कहते हैं, माही तुम आकाश को कैसे जानती हो? माही कहती है, दादाजी मैं और आकाश एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर माही विक्रम जी के पास बैठ जाती है और उन्हें पिकनिक के दिन की सारी बातें बताती है कि कैसे आकाश ने उसे बचाया था, जिसे सुनने के बाद सभी लोग आकाश को शुक्रिया कहते हैं। तभी माही की नज़र किंजल पर पड़ती है, जिसे आकाश के पास बैठा देखकर न जाने पर उसे जलन महसूस
होती है माही आकाश से पूछती है, वैसे आकाश ये कौन है? आकाश जवाब देता है, यह किंजल है, मेरी मैनेजर। फिर आकाश कुणाल जी से कहता है, आपके पापा ने तो आपको बता ही दिया होगा कि मुझे क्या चाहिए। आकाश की बातें सुनकर कुणाल जी कहते है, वैसे तुम्हें कौन कौन सी जड़ी बूटी चाहिए? आकाश उन्हें एक कागज़ देता है जिसमें ब्यूटी क्रीम और निशान मिटाने वाली क्रीम को बनाने के लिए जरूरी जड़ी बूटी लिखा था, जिसे देखने के बाद कुणाल जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें यह जड़ी बूटी मिल जाएगा। फिर किंजल एक कॉन्ट्रैक्ट निकलती है। फिर आकाश और कुणाल जी दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और फिर विक्रम जी आकाश से कहते हैं, आकाश मेरे एक दोस्त की हालत बहुत खराब है, बहुत से डॉक्टर उनका इलाज कर चुके लेकिन उन्हें कोई ठीक नहीं कर पाए हैं, जिस पर डॉक्टर मंजीत भी कहते हैं, मैंने उस पेशेंट का इलाज करने की कोशिश की है लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। उन दोनों की बात सुनकर आकाश कहता है, उन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर मंजीत कहते हैं, वैसे तो उनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन पता नहीं उन्हें कौन सी बीमारी हुई है। आकाश कहता है, वैसे वो है कौन? तभी विक्रम जी कहते, वो सिंह कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पिता धवल सिंह हैं। सुनकर आकाश के चेहरे की मुस्कान चली जाती है और बड़े ही गुस्से के साथ कहता है, मैं उनका इलाज नहीं कर सकता, मुझे कुछ जरूरी काम करना है तो मैं चलता हूं। इतना कहकर आकाश सोफे से उठकर वहां से जाने लगता है तो किंजल भी आकाश के पीछे चली जाती है। दोनों के जाने के बाद डॉलर मंजीत विक्रम जी और कुणाल से कहता है, आकाश धवल अंकल का नाम सुन के ऐसे क्यों चला गया? जिस पर कुणाल जी बोलते हैं, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, वो सुनील और गीता का बेटा है। जिसे सुनकर मंजीत और माही चौंक जाते हैं, क्या? लेकिन उन दोनों का बेटा तो 14 साल पहले मर चुका था ना। तभी तो जब मैंने आकाश को पहली बार देखा था तो मुझे वो जाना पहचाना लगा, वो इसलिए क्योंकि आकाश बिल्कुल जब सुनील जवान था ठीक वैसा ही दिखता है। तभी मंजीत कहता है, लेकिन आकाश सुनील से ज़्यादा हैंडसम है क्योंकि उसे अपनी माँ की भी खूबसूरती विरासत में मिली है। तभी सुमन जी कहती है, लेकिन आकाश ने धवल अंकल का इलाज करने से मना क्यों कर दिया? जिसे सुनकर कुणाल जी कहते हैं, तुम लोगों को पता है ना 14 साल पहले क्या हुआ था? सीता जी कहती है, हो गीता और सुनील ने बताया था कि वहाँ क्या हुआ था। शायद आकाश को वो सब याद है, इसलिए वह अपने माता पिता से नहीं मिलना चाहता है। विक्रम जी कहते हैं, अब शायद हमें उन दोनों बच्चों को बता देना चाहिए कि उनका बेटा जिंदा है। उन दोनों ने इतने सालों में बहुत दुख सहा है। जिसे सुनकर माही अपने दादाजी से कहती है, हमें अंकल आंटी को अभी नहीं बताना चाहिए कि आकाश उनका बेटा है। जिसे सुन कर सभी लोग माही से पूछते हैं, माही बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा कि हमें आकाश की असलियत सुनील और गीता को नहीं बतानी चाहिए? जिस सुन माही कहती है, अगले महीने आकाश के बोर्ड और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, अगर अंकल आंटी को पता चलेगा तो वो दोनों तुरंत आकाश से मिलने आ जाएंगे, जिससे उसकी पढ़ाई में असर पड़ेगा। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि आकाश उस हादसे के बाद अपने माता पिता से नफरत करने लगा है, इसलिए तो उसने अपने दादाजी का इलाज करने से मना कर दिया और शायद वह अंकल आंटी से मिलना नहीं चाहता, इसलिए ही तो आकाश इतने दिनों तक छुपा रहा, वरना वो चाहता तो पहले ही अपने माता पिता को ढूंढ लेता। जिसे सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर सीता जी कहती है, माही बेटा तुमने ठीक कहा, हमें उन दोनों को अभी नहीं बताना चाहिए, इसमें ही आकाश की भलाई है। तभी विक्रम जी कहते हैं, तो ठीक है, हम लोग सुनील और गीता को अभी नहीं बताएंगे कि आकाश उनका बेटा है, हम उन दोनों को आकाश के एग्जाम खत्म होने के बाद बताएंगे। जिस पर सभी लोग हो कह देते हैं। फिर विक्रम जी डॉक्टर मंजीत की ओर देखते हुए कहते हैं, मंजीत वैसे धवल की हालत अब कैसी है? डॉक्टर मंजीत कहते हैं, अंकल की हालत अभी अच्छी नहीं है, उन्हें जल्द ही इलाज की जरूरत है, वरना उन्हें बचाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि अंकल को सिर्फ आकाश ही ठीक कर सकता है। जिसे सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आकाश ने उनका इलाज करने से मना कर दिया था। तो आकाश के दादाजी को क्या हुआ है और क्या आकाश उनका इलाज करने को मानेगा? CH7 इंपीरियल हॉल। आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि आकाश अपने दादाजी का इलाज करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब आगे आकाश और किंजल चौहान विला से निकल कर जाने लगते हैं। किंजल मन में सोचती है, बॉस ने खुश धवल सिंह का इलाज करने से मना क्यों कर दिया? अगर बॉस उनका इलाज कर देते तो वो हमें बहुत मदद कर सकते थे, लेकिन ये सब किंजल ने आकाश से नहीं कहा। फिर किंजल आकाश को उसके घर के पास छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। फिर आकाश अपने घर चला जाता है। 2 महीने बाद पलक झपकते ही 2 महीने बीत जाता है। इन 2 महीने में आकाश का कल्टीवेशन लेवल QI रिफाइनिंग के 9वें लेवल से बढ़कर फाउंडेशन स्टेबलिस्ट के 3रे लेवल में पहुंच जाता है। साथ ही उसका बोर्ड एग्जाम और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो गया था। साथ ही उसकी कंपनी भी अच्छी चलने लगी थी। उसकी ब्यूटी क्रीम और निशान मिटाने वाली क्रीम ने मार्केट में तहलका मचा दिया था। उसकी कंपनी की कीमत $50 बिलियन हो गई थी। आकाश सोया था कि तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है। आकाश को सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आकाश कुछ आराम कर लेता था। आकाश फ़ोन उठाता है, तभी दूसरी ओर से अभय बोलता है, आकाश भाई आज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है,
चलो रिजल्ट देखने चलते हैं, आकाश हो कहता है और तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है। आकाश और अभय कार में बैठ कर पास के कंप्यूटर सेंटर में चले जाते हैं, जहां जाकर देखते हैं कि कंप्यूटर सेंटर में बहुत भीड़ है। सभी बच्चे अपना अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे, कोई खुश हो रहा था तो कोई दुखी। कुछ समय बाद एक कंप्यूटर खाली होता है तो आकाश और अभय उस कंप्यूटर के पास चले जाते हैं और अभय अपना रिजल्ट चेक करने लगता है। अभय का रिजल्ट देखकर आकाश और अभय खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभय का पूरे इंडिया में तीसरा स्थान आया था। फिर आकाश भी अपना रिजल्ट चेक करने लगता है। जब दोनों आकाश का रिजल्ट देखते हैं तो गले लग जाते हैं। फिर अभय बोलता है, आज हम दोनों के टॉप करने की खुशी में हम आज पार्टी करेंगे। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। पर तभी कंप्यूटर सेंटर में काम करने वाले एक आदमी की नज़र उस कंप्यूटर पर जाती है जिसमें आकाश ने अपना रिजल्ट चेक किया था। कंप्यूटर में आकाश का रिजल्ट देखकर तुरंत अपनी मालिक को आवाज़ देता है, मलिक जल्दी यहाँ आइए। जिसे सुनकर कंप्यूटर सेंटर का मलिक वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। जिस पर वो काम करने वाला आदमी कंप्यूटर के स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहता है, इस लड़के ने पूरे इंडिया में टॉप किया। जिसे सुनकर सभी बच्चे उस कंप्यूटर की ओर देखने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। जब कंप्यूटर सेंटर का मालिक रिजल्ट को देखता है तो खुश हो जाता है और फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देता है। कुछ ही समय में वहाँ बच्चों की भीड़ मच जाती है, क्योंकि सभी बच्चों ने आकाश के रिजल्ट को देखकर आए थे जिसे कंप्यूटर सेंटर के मालिक ने इंटरनेट पर डाला था। वहीं दूसरी ओर अभय आकाश को इंपीरियल हॉल नाम के एक रेस्टोरेंट में ले गया, जो बहुत लग्जरियस था। इस रेस्टोरेंट को देख कर उसे इमोर्टल वर्ल्ड के एक रेस्टोरेंट की याद आ गई, जहां आकाश अक्सर खाना खाया करता था। आकाश मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल इमोर्टल वर्ल्ड के रेस्टोरेंट के जैसा दिख रहा है। आकाश को यूं खोया देख अभय आकाश से पूछता है आकाश भाई कहाँ खो गए। जिसे सुन आकाश को होश आता है और कहता है, कुछ भी तो नहीं। फिर दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी उस टेबल पर बैठा आदमी बोलता है, बच्चों तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर आकाश पूछता है, पर क्यों। वह आदमी जवाब देता है, आज के दिन इस रेस्टोरेंट में केवल वही खाना खा सकते हैं जो एक अच्छी पेंटिंग इस रेस्टोरेंट को देते। जिसे सुनकर अभय एक वेटर को कहता है, अपने मैनेजर को बुलाओ। वो वेटर जाकर मैनेजर को बुला ले आता है। मैनेजर आकर कहता है, सर मैं आपकी किस प्रकार की मदद कर सकता हूँ। उस मैनेजर को देखकर आकाश को पता चल जाता है कि यह भी एक कल्टीवेटर है। अभय मैनेजर से पूछता है, क्या आज केवल उन्हीं लोगों को खाना मिलता है जो एक पेंटिंग देते हैं। जिस पर मैनेजर कहता है, आज हमारी बॉस का जन्मदिन है। जब से इंपीरियल हॉल खुला है तब से हर साल इस दिन हर किसी को एक पेंटिंग देनी पड़ती है। जिसे सुनकर आकाश को अपनी एक स्टूडेंट की याद आ जाती है जिसे आकाश बहुत पसंद करता था। आकाश उसे उसके हर जन्मदिन पर एक पेंटिंग बनाकर देता था। अभय मैनेजर की बात सुनकर मायूस होकर कहता है, आकाश भाई लगता है हमें कहीं और जाकर खाना खाना पड़ेगा। जिस पर आकाश कहता है, हम यही खाना खाएंगे। और मैनेजर की ओर देख कर कहता है, क्या आप मेरे लिए कागज़ और कलर ला सकते हैं। मैनेजर तुरंत मैनेजर से कहकर कागज़ और कलर मंगवाता है। वेटर तुरंत कागज़ और कलर ला देता है। आकाश तुरंत पेंटिंग बनाने लगता है। आकाश के हाथ इतनी जल्दी चल रहे थे कि अभय और उस आदमी को ठीक से दिखाई नहीं देता। आकाश 5 मिनट में पेंटिंग बना लेता है, जिसे देखकर अभय और वह आदमी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पेंटिंग बहुत सुंदर बनी थी। और फिर पेंटिंग मैनेजर को दे देता है। तभी वो आदमी कहता है, बच्चे तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो। वैसे मेरा नाम प्रदीप कश्यप है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ। क्या तुम वहाँ टीचर बनकर आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चों को पेंटिंग करना सिखाओगे। अगर तुम मान जाते हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में करा सकता हूँ, जिससे तुम वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हो। जिसे सुनकर अभय बोलता है, आकाश को आपकी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। आकाश ने पूरे इंडिया में टॉप किया है। जिसे सुनकर प्रदीप चौंक कर आकाश से पूछते हैं, क्या तुमने सच में पूछते हैं। जिस पर आकाश हाँ कहता है, तो क्या आकाश मुंबई यूनिवर्सिटी में टीचर बनेगा। CH8 आकाश के माता पिता। आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि प्रदीप कश्यप आकाश को मुंबई यूनिवर्सिटी में पेंटिंग के टीचर बनने को ऑफर देते हैं। अब आगे प्रदीप कश्यप की बातें सुनने के बाद आकाश के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, डिंग मुंबई यूनिवर्सिटी के टीचर बने, इनाम इंस्टेंट लेवल अप। जिसे सुनने के बाद आकाश प्रदीप जी की ओर देखकर कहता है, मैं टीचर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं रोजाना क्लास नहीं ले सकता। जिसे सुनकर प्रदीप जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लेनी होगी। जिस पर आकाश कुछ देर सोचने के बाद हो कह देता है। फिर तीनों खाना तकते हैं और फिर खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। अभय आकाश को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। आकाश जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके माता पिता कुर्सी में बैठकर बातें कर रहे थे। आकाश उन दोनों के पास जाता है और उनके पैरों को छूते हुए कहता है, माँ पापा मैंने पूरे इंडिया में टॉप किया है। जिसे सुनकर सुमित जी कहते हैं, मुझे पूरा यकीन
था कि तुम जरूर टॉप करोगे। फिर आकाश की माँ कहती है, बेटा तुम रुको, मैं मिठाई ले आती हूँ, और जाकर फ्रिज से मिठाई निकाल कर ले आती है और आकाश को खिलाती है। तभी सुमित जी कहते हैं, वैसे तुम्हारा कॉलेज कब चालू होगा? जिस पर आकाश कहता है, कॉलेज 2 दिन बाद खुलेगा, लेकिन मुझे कल ही मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए निकलना होगा। जिसे सुनकर आकाश की माँ मायूस हो जाती है, जिसे देखकर सुमित जी कहते हैं, माधवी तुम मायूस क्यों होती हो? आकाश सिर्फ पढ़ाई के लिए मुंबई जा रहा है। जिसे सुनकर माधवी जी शांत हो जाती है और फिर आकाश अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह चौहान विला में विक्रम जी अखबार पढ़ रहे थे कि उनकी नज़र आकाश के फोटो में पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो कुणाल जी की तरफ अखबार देते हुए बोलते हैं, कुणाल देखो, आकाश ने पूरे इंडिया में टॉप किया है। यह सुनकर कुणाल जी अखबार लेते हैं और देखकर बोलते हैं, आकाश ने तो पूरे परफेक्ट मार्क्स लाए हैं। जिसे सुनकर माही अपने पापा के हाथ से अखबार लेकर देखती है, पापा सच में आकाश ने पूरे इंडिया में टॉप किया है? माही ने पूरे इंडिया में दूसरा स्थान लाया था, लेकिन आकाश ने पूरे परफेक्ट मार्क्स लाया था। विक्रम जी कहते हैं, अब हमें सुनील और गीता को आकाश के बारे में बता देना चाहिए। जिसे सुनकर कुणाल जी सुनील को फ़ोन लगाते हैं। 2-3 रिंग के बाद दूसरी ओर से फ़ोन उठा लेते हैं और कहते हैं, कुणाल यार बहुत दानों बाद फ़ोन किया तूने। जिस पर कुणाल जी कहते हैं, यार सुनील मैं आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। जिसे सुनकर सुनील जी कहते हैं, यार कौन सी खुशखबरी? जिस पर कुणाल जी दूसरी ओर से कहते हैं, पहले तू अखबार देख। फिर सुनील जी गीता जी से कहते हैं, गीता ज़रा आज का अखबार तो देना। जिसे सुनकर गीता जी सुनील जी को अखबार दे देती है। फिर सुनील जी अपने हाथों में अखबार लेकर कुणाल जी से कहते हैं, अब बता भी दे क्या खुशखबरी है? जिस पर कुणाल जी कहते हैं, पहले तू अखबार तो देख। फिर सुनील जी अखबार देखते हुए बोलते हैं, क्या देखूं? जिस पर कुणाल जी कहते हैं, इंडिया के टॉपर का फोटो। सुनील जी यह सुनकर सुनील जी अखबार का पन्ना पलट कर देखते हैं और है होकर गीता जी से कहते हैं, गीता ये फोटो तो देखो। गीता जी सुनील जी के हाथों से अखबार लेकर फोटो देखती है और चौंक कर बोलती है, इसकी शक्ल तो बिल्कुल आपसे मिलती है जब आप जवाब थे। जिसे सुनकर सुनील जी गीता जी से कहती है, इसकी शक्ल मेरे साथ तुमसे भी मिलती है। जिसे सुनकर गीता जी आकाश के फोटो को गौर से देख कहती है, हो सुनील तुमने ठीक कहा, इसकी शक्ल तो हम दोनों से मिलती है। जिसे सुनकर कुणाल जी फोन के दूसरी ओर से कहते हैं, तुम दोनों ठीक सोच रहे हो, यह तुम्हारा ही बेटा है। मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया है, इसे उसी महीने अडॉप्ट किया गया था जिस महीने तुम लोगों का बेटे के साथ वो हादसा हुआ था। जिसे सुनकर गीता जी के आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, कुणाल वो कहाँ है? जिस कुणाल जी कहते हैं, वो अभी दिल्ली में है। यह सुनकर गीता जी सुनील जी से कहती है, सुनील जल्दी दिल्ली चलो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। जिसे सुनकर सुनील जी कहते हैं, मुझे भी अपने बेटे से जल्दी मिलना है। फिर कुणाल जी से कहते हैं, हम आज ही दिल्ली आ रहे हैं। जिस पर कुणाल जी कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम दोनों को लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेज दूंगा। फिर वो फ़ोन काट देते। गीता जी सुनील जी से कहती है, सुनील हम दोनों से जाने से पहले मैं बिल्लू के कमरे को साफ करवा देती हूँ। जब बिल्लू आएगा तो उसका कमरा ठीक से रहना चाहिए। आकाश को सभी लोग प्यार से बिल्लू कहते थे। सुनील जी जानते थे कि गीता बिना आकाश के कमरे को साफ करवाए बिना नहीं मानेगी, क्योंकि आकाश के खो जाने के बाद से गीता हर रोज आकाश के कमरे को साफ करवाती थी और उनके एक एक सामान को संभाल कर रखी थी। फिर गीता जी आकाश के कमरे को साफ करवाने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आकाश एयरपोर्ट में मुंबई जाने के लिए होता है और मुंबई जाने के लिए एरोप्लेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके बगल में बैठी लड़की आकाश से कहती है, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? मुझे एक कॉल करनी है। आकाश को वो लड़की थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उसने स्कार्फ और चश्मे से अपना पूरा चेहरा छुपा रखा था, लेकिन फिर भी आकाश अपना फ़ोन उस लड़की को दे देता है। फिर वो लड़की किसी को फ़ोन करती है और कहती है, रुचि तुम कहाँ हो? मुझे मुंबई जाने के लिए देर हो रही है। जिस पर दूसरी ओर से रुचि कुछ कहती है और फ़ोन काट देती है। फिर वो लड़की आकाश को उसका फ़ोन देता है और कहती है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? आखिर कौन थी वो लड़की और उसने आकाश से पैसे क्यों मांगे? CH-9 एरोप्लेन हाईजैक। आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि आकाश के बगल की लड़की आकाश से उसका फ़ोन मांगती है और कुछ देर बात करने के बाद आकाश से कहती है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? अब आगे आकाश उस लड़की की बात सुनकर उससे कहता है, वैसे मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। जिसे सुनने के बाद वो लड़की अपना स्कार्फ निकालती हुई बोलती है, मैं अनिका रॉय हूं, मैं एक फेमस सिंगर हूं। मुंबई जाने के बाद मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर दूंगी। मेरी मैनेजर ने मुझे धोखा दे दिया है, वो मेरी कॉम्पिटिटर के साथ मिल गई है और मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। जिसे सुनकर आकाश अपने फ़ोन में अनिक के बारे में सर्च करने लगता है। अनिका जब आकाश अपने बारे में सर्च करते हुए देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे फैंस
थे और वह इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस थी। अगर लोगों को पता चलता कि वो यहाँ है तो यहाँ लोगों की भीड़ मच जाती, लेकिन आकाश ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बहुत खूबसूरत थी, कई लड़के उससे बातें करने के लिए बहाना खोजते हैं, लेकिन आकाश ने तो उससे बात तो छोड़ उसे इग्नोर ही कर दिया था। आकाश फ़ोन अनिका के बारे में देखने के बाद अनिका की ओर देखकर बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? जिस पर अनिका कहती है, मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। फिर आकाश अपने पास से 5,000 रुपये निकाल कर अनिका को दे देता है। फिर अनिका आकाश को शुक्रिया कहकर वहाँ से एरोप्लेन का टिकट कटवाने चली जाती है। फिर आकाश वहीं पर बैठा रहता है कि कुछ समय बाद उसके एरोप्लेन के आने का समय हो जाता है। आकाश एरोप्लेन में जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद अनिका आती है और अपना सीट ढूंढने लगती है कि उसकी नज़र अपने सीट पर जाती है, साथ ही उसके सीट के बगल में बैठे लड़के पर जाती है और उसे देखकर उसके पास चली जाती है, जिसे देखकर अनिका जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है और कहती है, हम लोग फिर से मिल गए, तुमने मेरी इतनी मदद की है, लेकिन मैं तुम्हारी नाम तक नहीं पूछा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आप लोगों ने सही समझा, यह लड़का और कोई नहीं हमारा आकाश होता है। आकाश अनिका की बातों को सुनकर बोलता है, मेरा नाम आकाश है, और चुप हो जाता है। जिसे सुनकर अनिका बोलती है, परसों मुंबई में म्यूजिक कॉन्सर्ट है, तुम्हें जरूर आना है, और आकाश को एक टिकट देती है। आकाश वो टिकट ले लेता है और अनिका से कहता है, ठीक है जरूर आऊँगा। आकाश वहाँ जाने के लिए तैयार इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आया था, डिंग आप म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाए, इनाम आपके स्टोरेज रिंग से आपको कोई भी एक वस्तु मिलेगी। आकाश के स्टोरेज रिंग में बहुत सी ताकतवर चीजें रखी थी जो कि पृथ्वी पर मिलना मुश्किल है। आकाश जानता था कि सिस्टम उसे कहीं भी कुछ भी टास्क दे देगा, क्योंकि सिस्टम आकाश को जल्द से जल्द ताकतवर बनाना चाहता है। इमोर्टल वर्ल्ड में भी आकाश को सिस्टम ने केवल 500 सालों में ही उसे इमोर्टल किंग बना दिया था, जिसे लोग कई हजार साल तक नहीं कर पाते। आकाश के और कहने पर अनिका खुश हो जाती है, क्योंकि अनिका को अब आकाश में इंटरेस्ट आने लगता है। तभी एरोप्लेन टेक ऑफ होता है। फिर अनिका आकाश से पूछती है, वैसे तुम मुंबई में कहाँ जा रहे हो? जिस पर आकाश कहता है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तुम मुंबई यूनिवर्सिटी जा रहे हो? वैसे आकाश तुम्हारी रैंक कितना आई थी? मैं पूरे इंडिया में फर्स्ट आया हूँ। जिस पर अनिका चौंकते हुए कहती है, तो तुम ही वह आकाश सिंह हो जिसने पूरे इंडिया में टॉप किया है। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी 4-5 आदमी अपने हाथ में बंदूक लेकर आते हैं और कहते हैं, यह प्लेन हाईजैक हो गया था, अगर सही संभालत तुम सभी को जाना है तो चुपचाप अपना सिर नीचे कर अपने जगह में बैठे रहो। जब हमारी मांगे पूरी होगी तो हम तुम सबको सही संभालत छोड़ देंगे। यह सुन कर सभी लोग चुपचाप अपने जगह पर बैठ जाते हैं। तभी आकाश अनिका से कहता है, चलो मैं तुम्हें 100 दिखाता हूँ। और आकाश अपने जगह से उठकर बिजली की रफ्तार में उन लोगों के पास जाता है और उन्हें 30 सेकंड में पिट कर अपने जगह में आकर फिर से बैठ जाता है। अनिका उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि अभी उसने जो देखा उस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता, क्योंकि आकाश की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि अनिका उसे ठीक से देख नहीं पाती है। वह केवल इतना ही देख पाए थी कि आकाश अपनी जगह से गायब हुआ था, फिर वापस आ गया। वही उन लोगों को जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, वो फर्श पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। जब लोगों ने उनके कराहने की आवाज़ सुनकर सभी लोग सिर उठाकर देखते हैं कि क्या हुआ। जब वो लोग देखते हैं कि वो सभी लोग जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था फर्श पर गिरे दर्द से कराह रहे थे, वो खुशी से चिल्लाते हैं, हम बच गए। अनिका आकाश से पूछती है, तुमने ये सब कैसे किया? क्या तुम मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो? जिस पर आकाश कहता है, तुमने कभी कल्टीवेटर का नाम सुना? जिस पर अनिका कहती है, ये कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर वे होते हैं जो अमरता प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। तो हर कल्टीवेटर अमर होता है? सभी कल्टीवेटर अमर नहीं होते, लेकिन जब तक वो किसी दुर्घटना में नहीं मरते तो वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो तुम कितने साल जिंदा रह सकते हो? अगर मुझे मेरे से ज़्यादा शक्ति वाला व्यक्ति नहीं मारता तो मैं इस कल्टीवेटर बेस से 150 साल तक जिंदा रह सकता हूँ। आकाश और अनिका बात कर ही रहे थे कि एक आदमी उन दोनों को ही देख रहा था। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है, उस लड़के ने कुछ ही पल में इन सभी को पिट कर वापस अपने जगह पर चला गया। आकाश की रफ्तार तेज थी, लेकिन उस आदमी ने आकाश को देख लिया था कि कैसे आकाश अपने जगह से गायब हुआ और उन लोगों को पिट कर वापस अपने जगह पर वापस आ गया। तो कौन था वो आदमी और वो आकाश को उनसे कोई खतरा तो नहीं था? CH-10 आकाश बना कोबरा कमांडो का इंस्ट्रक्टर। अब आगे वो आदमी आकाश के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके बगल का लड़का बोलता है, लेफ्टिनेंट कर्नल वैभव शर्मा। उस लड़के की रफ्तार तो बहुत तेज थी, शायद वह एक
मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होगा, जिसे सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल वैभव बोलते हैं, विकास तुमने ठीक कहा, उस लड़के का रफ्तार और ताकत बहुत ज़्यादा है, शायद वह मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो सकता है। वैभव जी कुछ सोचते हैं, फिर विकास से बोलते हैं, विकास तुम कोबरा कमांडो के लीडर हो क्या? हमें उस लड़के को कोबरा कमांडो का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए पूछना चाहिए। हो सर, अगर वो कोबरा कमांडो का इंस्ट्रक्टर बन गया तो हमारे कोबरा कमांडो की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। फिर वैभव जी कहते हैं, हो तुमने ठीक कहा, अगर वो लड़का कोबरा कमांडो का इंस्ट्रक्टर बन गया तो कोबरा कमांडो की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। वो लोग हाईजैकरों से लोगों को बचाने जा ही रहे थे कि तभी उनको दिखा कि आकाश बिजली की रफ्तार से आया और हाईजैकरों को पिट कर चला गया। कुछ समय बाद प्लेन मुंबई में लैंड हो जाता है। आकाश और अनिका फिर एयरपोर्ट से एक साथ जाने लगते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे तुम दोनों रुको। यह आवाज़ सुनकर आकाश और अनिका पीछे मुड़कर देखते हैं कि दो व्यक्ति उनकी ओर आ रहे हैं। एक की उम्र लगभग 45 साल और दूसरे की लगभग 25 साल की थी। वो दोनों उनके पास आकर हाथ मिलाते हुए कहते हैं, मेरा नाम वैभव शर्मा है, मैं मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। उनकी बात सुनकर आकाश कहता है, पर आपको मुझसे कैसा काम? जिस पर वैभव जी कहते हैं, हमें कहीं और जाके बात करनी चाहिए। जिसे सुनकर अनिका कहती है, आकाश अब मुझे जाना चाहिए। फिर अनिका वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों जब बाहर आते हैं, कई मिलिट्री की कई कारें आती है। फिर वो तीनों पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ टेबल में बैठने के बाद आकाश उन दोनों से पूछता है, आपको मुझसे क्या काम? आकाश की बातों को सुनने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल वैभव बोलते हैं, मैं देखा कि तुमने उन हाईजैकरों को पिटा था, क्या तुम मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो? जिसे सुनकर आकाश कहता है, मैं मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर तो नहीं हूं, पर मेरी ताकत उनसे कई ज़्यादा है। जिसे सुनकर वैभव जी आकाश से कहते हैं, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, क्या तुम कोबरा कमांडो के इंस्ट्रक्टर बनोगे? अगर तुम मान गए तो मैं तुम्हें सीधे ब्रिगेडियर कर्नल बनवा दूंगा। तभी आकाश के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, डिंग, एक नया क्वेस्ट मिला है, कोबरा कमांडो के इंस्ट्रक्टर बने, इनाम इंस्टेंट लेवल अप सिस्टम। नोटिफिकेशन को सुनने के बाद आकाश वैभव जी को कहता है, ठीक है, मैं कोबरा कमांडो का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना पड़ेगा। जिसे सुनकर वैभव जी कहते हैं, ठीक, तुम जब चाहो कोबरा कमांडो को ट्रेनिंग देने आ सकते हो। फिर वो आकाश को एक बैच देते हैं और कहते हैं, यह बैच तुम्हारा पहचान है कि तुम मिलिट्री के ब्रिगेडियर कर्नल हो। आकाश उनके हाथ से वह बैच ले लेता है। फिर वैभव जी कहते हैं, वैसे ये विकास सिंह है, कोबरा कमांडो का लीडर। जिस पर विकास आकाश की ओर देखकर कहता है, इंस्ट्रक्टर आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो तीनों बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद आकाश वहां से चला जाता है। आकाश बाहर आकर ऑटो में बैठकर मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे पर आकाश देखता है कई लग्जरी कारें वहां खड़ी है। आकाश मन में सोचता है, लगता है मुझे भी एक कार खरीदनी पड़ेगी। यह सोच कर आकाश गेट के अंदर चला जाता है। आगे जाने पर वो देखता है कि एक लड़की एक लड़के पर चिल्ला रही थी, रोहन तुम उस वाणी के साथ क्या कर रहे थे? जिसे सुनकर रोहन कहता है, जिया वो तो मैं बस वाणी को पढ़ाई के बारे में बता रहा था। यह सुनकर जिया गुस्से में बोलती है, रोहन मैंने साफ साफ देखा कि तुम दोनों किस कर रहे थे। जिसे सुनकर रोहन भी गुस्से में बोलता है, जाओ, तुम्हें मेरे छोड़ कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा। जिसे सुनकर जिया गुस्से में बोलती है, रोहन तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? तो देखो, मैं अभी यही अपना एक बॉयफ्रेंड बनाकर दिखाती हूँ। फिर जिया इन उधर देखने लगती है। फिर सबसे पहले उसकी नज़र आकाश पर पड़ती है और वह आकाश को अपने पास बुलाती है। वहाँ पर खड़ी वो लड़की आपस में कहती है, जिया अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसने आकाश को वहाँ पर बुला लिया। लेकिन आकाश वहां नहीं गया। आकाश को वहां पर देखकर उस लड़के रोहन ने हंसते हुए कहा, जिया, किसी भी अरे गेरे लड़के को रोकने से पहले ये तो देख लो कि उसने पहना क्या है, नकली ब्रांड के कपड़े। लेकिन ये सुनते ही जिया ने तुरंत हाथ का हाथ पकड़ लेती है और अपने पैर पटकते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या पहना है और क्या नहीं। अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं इसके जैसे गरीब के साथ भी रह लूंगी, और अगर आगे चलकर मुझे किसी भी तरह की परेशानी हुई तो वो तुम्हारी गलती होगी। आकाश के कपड़े बहुत महंगे थे, लेकिन आकाश ने उन्हें सिंपल डिजिटल में बनवाए थे, इसलिए उन लोगों को लग रहा था आकाश गरीब है और ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकता। यह सुनकर आकाश हैरानी से जिया को देखने लगा कि कितने हक से उस लड़की ने आकाश का हाथ पकड़ लिया। आकाश कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उस लड़के ने जिया से कहा, ठीक है, तुम्हारा जो मन आए तुम वो करो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम इस लड़के को बोल सकती हो कि यह तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर चाय और कॉफ़ी पिलाए? मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हें कॉफ़ी पिलाने की औकात भी रखता है। इतना कहकर रोहन ने ऊपर से नीचे तक आकाश को देखा और उसके बाद बिना किसी का जवाब सुने वहां से चला गया।
उसे वहां से जाते हुए देखकर जिया ने तुरंत चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, रोहन इधर आओ अभी के अभी, तुम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते। मगर रोहन लौटकर नहीं आया। यह सब देखकर रिया इतना ज्यादा नाराज हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर में उसने अपने आंसू साफ किए और आकाश की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया है। आकाश को जिया के घमंड भरे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। आकाश चाहता तो जिया को मना कर देता, क्योंकि इमोर्टल वर्ल्ड में कई सुंदर लड़की ने आकाश से अपनी प्यार का इजहार किया था, लेकिन आकाश ने उन सभी को मना कर दिया था, क्योंकि धोखे के बाद आकाश को लड़कियों से नफरत करने लगा था। मगर फिर भी उसने आराम से जवाब दिया, मेरा नाम आकाश है, मैंने यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें छोड़ो और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम जिया मल्होत्रा के बॉयफ्रेंड हो। आज से तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने चलना पड़ेगा, शॉपिंग करने के लिए चलना पड़ेगा और मेरे साथ घूमना फिरना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी भी लड़के को ये पता चले कि इतने सुंदर लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड बना रही है तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। लेकिन आकाश ने इमोर्टल वर्ल्ड में 500 साल जिंदा रहा था। वो जानता था कि जिया इस वक्त बेहद गुस्से में है और वो सिर्फ आकाश का इस्तेमाल करना चाहती है। बेशक वो बेहद सुंदर है, मगर आकाश के ऊपर इन सारी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उसने अपने हाथ से जिया का हाथ हटाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ... मेरे पास तुम्हारे साथ घूमने फिरने का टाइम नहीं है, तुम अपने लिए कोई और खिलौना ढूंढ लो। इतना कहकर आकाश वहां से चला गया। उसने जिया का जवाब तक सुनना जरूरी नहीं समझा। ये सब देखकर जिया और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसने गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, औकात बाहर ठेला लगाने की भी नहीं है। और इसने जिया मल्होत्रा को एटीट्यूड दिखाया। जिया मल्होत्रा को मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, पहले मुझे रोहन को हैंडल करना होगा और उसके बाद मैं इसे देखूंगी। आखिर इसने मुझे समझा क्या है? वहां पर खड़े काफी सारे लोग उन दोनों की ये बहस देख रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अभी अभी जिया मल्होत्रा जैसी लड़की ने आकाश को प्रपोज किया है और आकाश ने उसे मना कर दिया। तभी एक लड़की ने कहा, जरा उस लड़के के कपड़े तो देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिया ने इस लड़के को प्रपोज किया है। क्या इसके अंदर ऐसा? अरे ये सब जिया मल्होत्रा के नखरे हैं। वो अभी गुस्से में है इसलिए ये सब बोल रही है। कुछ टाइम के बाद वो बहुत आसानी से इस लड़के को छोड़ देगी। आकाश के ऊपर इन सारी बातों का और जिया के चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ रहा होता। उसने अपना सामान लिया और वो चुपचाप अपने प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चला गया। अब आगे क्या होगा? क्या जिया आकाश को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए मना पाएगी या नहीं? कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।